सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक होगा इट विल बी मिक्सअप ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देयर विल बी सम सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद मैथमेटिक्स देन स्टिल यू डोंट वरी, थोड़ा बहुत ज़रूर होगा बट स्टिल मैनेजेबल, राइट? सो बिफोर दैट there is a topic that is known as the working capital management policy. So आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे थोड़े न्यू ही नज़र आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये है किसके बारे में। देन उसके बाद आपका इसमें एक प्रैक्टिकल तो नहीं बनता बट लेकिन स्टिल एक टेक्निकल थियरी ज़रूर फ्रेम होती है, राइट? तो साइड बाय साइड मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल के भी थोड़े से चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वो कैसे रीड करना है। So the topic is the working capital management policy. And what is working capital management? Yeah, working capital is nothing but this is the difference between the current assets and the current liabilities, right? So एक कंपनी है, उसके पास कुछ current assets हैं और अगर हम उसमें से उसकी current liabilities को subtract कर दें, that is known as your working capital. More technically, this is known as your net working capital, right? जहाँ तक बात अकेली करंट एसेट्स की है तो कुछ लोग इसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो वेन एवर यू हियर द टर्म ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देन इट सिंपली मीन्स द टोटल ऑफ योर करंट एसेट्स। बट जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए दैट इज़ नॉन एज योर नेट वर्किंग कैपिटल। सो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इसको कैसे कैसे फाइनेंस किया जा सकता है, राइट? देयर आर थ्री सोर्सेस, वन इज शॉर्ट टर्म, अदर इज लॉन्ग टर्म और एक होता है ट्रांजैक्टरी, राइट? मे बी कि आप पहली बार सुन रहे हो। सो वन इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड द थर्ड वन इज ट्रांजैक्टरी। तो पहले हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, सीखना में ये है कि आप ये जो वर्किंग कैपिटल का पैसा लेकर आओगे ये कैसे आ सकता है। सो द सिंपलेस्ट आंसर इज़ कि आप लोन ले लीजिए। अब लोन में भी दो क्वेश्चंस रेज होंगे कि क्या लोन हम 1 ईयर तक के लिए लें या फिर इससे ज़्यादा के लिए लें, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस करें या शॉर्ट टर्म फाइनेंस करें। सो इसके रिगार्ड वी हैव 3 अप्रोचेस या 3 वेज कह सकते हो कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो फाइनेंसिंग करनी है हमारे को, फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो आप थ्योरेटिकली ये आंसर देने वाले हैं। इसमें से फर्स्ट जो अप्रोच है या फर्स्ट वे है इसको हम कहते हैं हेजिंग अप्रोच, राइट? तो ज़रा हेजिंग को समझ लेते हैं। लेकिन हेजिंग को समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि जो वर्किंग कैपिटल होती है दो तरह की होती है। तो जब आप वर्किंग कैपिटल को देखेंगे तो इसके दो तरीके या दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है। एक को आप बोलते हैं परमानेंट, ये कौन सी होती है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और एक होती है जिसको हम कहते हैं कि ये आपकी टेम्परेरी है, यानी कि टाइम है, थोड़े बहुत टाइम के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद हमें लॉन्ग रन में पैसा नहीं चाहिए। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल तो आपके मन में ब्रॉडली क्या ख्याल आना चाहिए? वी आर रेफरिंग द कैपिटल एसेट्स, ठीक है। और अगर आप नेट की बात कर रहे हैं तो वी आर रेफरिंग द नेट कैपिटल, नेट करंट एसेट्स, दैट मीन्स द करंट लायबिलिटीज़ को हटाकर। क्लियर? तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि वर्किंग कैपिटल इज़ ऑफ 2 टाइप्स, तो इसका मतलब वी आर सेइंग कि हमारे पास एक ऐसा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है जो आपको परमानेंटली चाहिए ही चाहिए। जैसे कि एक जो कंपनी होती है उसको कैश की नीड होती है, तो उसको कुछ ना कुछ मिनिमम कैश तो चाहिए ही। आप इमेजिन कीजिए उस बिज़नेस को जिसके अंदर में बिल्कुल भी कैश ना हो, तो आप अपनी डे टू डे बिजनेस को नहीं चला पाओगे। सो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश तो होना ही चाहिए। सिमिलरली एक आपके पास में मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक पड़ा होना चाहिए रॉ मटेरियल का। पता चल रहा है कि आपकी फैक्ट्री के लिए आपके पास रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो वर्कर्स क्या करेंगे? फिर वर्कर्स खाली बैठे रहेंगे। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक भी आपके पास क्या होना चाहिए? मेंटेन रहना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी करंट एसेट्स हैं जिसकी आपको परमानेंट रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी टाइम टाइम के हिसाब से मान लीजिए
जैसे कि हम जानते हैं कि जब समर वेकेशंस आती हैं तो जो कंपनीज एसी खरीदती हैं और बेचती हैं, उनको ट्रेड करती हैं, तो वो अपनी दुकानों में एसी का स्टॉक बढ़ा देती हैं। लेकिन वो जब विंटर्स आती हैं तो वो इस एसी के स्टॉक को क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं। लेकिन दुकान खाली ना दिखे, थोड़ा बहुत लेवल तो फिर भी रहता ही है। तो जो टाइम के हिसाब से फ्लक्चुएट हो जाती है ना चीज़ें, उसको आप टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल कहते हो। और जो किसी भी टाइम पर आप देखोगे आपके पास हैं, उसको आप क्या कहते हो, ये आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। एंड बिकॉज परमानेंट हो चाहे आपकी टेम्प्रेरी हो, दोनों ही मतलब वर्किंग कैपिटल से है, और वर्किंग कैपिटल इज़ ब्रॉडली इक्वल टू योर करंट एसेट्स। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो जब हम ये कहते हैं कि डायग्राम की फॉर्म में इसका क्या मतलब होगा, तो डायग्राम की फॉर्म में इसका कुछ ये मतलब होगा कि हम एक्स एक्सिस पे टाइम का फैक्टर लेते हैं, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से हमने कुछ टाइम का फैक्टर लिया, और आप वाई एक्सिस पे ले रहे हैं कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्लियर? सो वन सिंपलेस्ट वे इज दिस कि चाहे टाइम आपका ये वाला मंथ हो, चाहे ये वाला मंथ हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे कोई सा भी, कुछ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो जनवरी के मंथ में भी मुझे इतना चाहिए, जनवरी 2 में भी मुझे इतना चाहिए, 3 में भी इतना चाहिए, और इस तरीके से मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसको आप कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। राइट यहाँ तक। लेकिन उसी जनवरी के मंथ में हो सकता है आपके पास डिमांड ज़्यादा आ गई हो, या आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हों, तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो वो आपको है ना पता नहीं है ठीक से, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो जो इसके ऊपर फ्लक्चुएशन होगा वो सबकी सब क्या होगी, टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल होगी। तो जो टेम्प्रेरी है, क्योंकि मुझे पता नहीं, बस इतना पता है कि अप और डाउन दोनों हो सकती है, तो टाइम के फैक्टर के साथ साथ ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो ये जो आपको कर्व मिला है, ये आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल दोनों को ऐड करके बना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस बात को, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ये तो परमानेंट है, और जो अब ऊपर के बीच का ये वाला गैप है, परमानेंट से ऊपर वाला, ये किस वजह से आया, ये टाइम की वजह से आया। तो इसको आप कहते हैं कि दिस इज योर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से। अनदर पॉइंट, जैसे जैसे आप अपने बिजनेस में ग्रो करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आज आपके लिए परमानेंट है उसमें भी बढ़ोतरी ना हो, उसमें भी कोई इंक्रीमेंट ना हो सकता है कि टाइम टाइम के हिसाब से आपका मिनिमम लेवल भी क्या हो जाए, इंक्रीज़ कर जाए, क्योंकि आपका बिजनेस क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अनदर एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका डायग्राम आपको नॉर्मली ऐसा नज़र आए, तो वो कहते हैं कि ये हो सकता है आपको ऐसा दिखे। वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में हो सकता है कि आपको आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी राइज होती हुई नज़र आए। आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी क्या है, इज़ नॉट फिक्स्ड। कई बार बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि परमानेंट मीन्स फिक्स्ड। ठीक है, इंग्लिश वाइज दोनों सेम है, बट लेकिन टेक्निकली परमानेंट का मतलब ये है कि इतना लेवल तो चाहिए, बट लेकिन वो लेवल भी टाइम के हिसाब से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। राइट, एंड अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। फिर किसी भी गिवन टाइम पर मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे पता करना है कि मेरी टोटल वर्किंग कैपिटल कितनी है, तो वो जो परमानेंट का लेवल है वो प्लस क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ टेम्परेरी लेवल होगा, और फिर अब जो आपका लेवल चलेगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा। राइट, तो इसको आप क्या बोल दोगे, दिस इज़ नाउ योर टोटल वर्किंग कैपिटल। सो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला डायग्राम ज़्यादा सही है और नीचे वाला डायग्राम ज़्यादा सही है, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है आपको। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो भी है, चाहे परमानेंट हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, इसको फाइनेंस कैसे करोगे, क्योंकि पैसे तो चाहिए। जैसे खुद आपको कैश चाहिए, कैश आएगा कहाँ से, या तो आपका अपना होगा या उधार लेकर आओगे। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो या तो आप अपना से कुछ खर्च करोगे, या फिर क्या करने वाले हो, कहीं से उधार मांग के लाओगे, यही हो सकता है। इसी के लिए हमारे पास एक अप्रोच है, इसका नाम है हेजिंग अप्रोच। सो हेजिंग अप्रोच, हेज वर्ड का मतलब होता है, जैसे खेत होते हैं ना, फील्ड्स होती हैं,
तो जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है एनिमल से। तो जब उन्होंने क्रॉप्स उगाई हैं तो दे डू, वो है ना, अपने बाउंड्रीज़ पर कुछ आयरन की चीज़ें लगा देते हैं ताकि एनिमल्स अंदर एंटर ना कर सकें। वो जो आयरन की बाउंड्री होती है दैट इज़ नॉन एज हेज। आ गई यहाँ तक बात समझ में? वहीं से ये वर्ड ड्राइव किया गया है। हेजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग योर रिस्क। आपका जो रिस्क है उसी को क्या करना है, हमारे को मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बात तो इसकी हो रही थी कि हमें कितना कैश चाहिए, बात तो इसकी हो रही थी कि हमें रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा है, कहाँ से आएगा, तो इसमें रिस्क एलिमेंट कहाँ से आ गया, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, बात क्लियर ज़रूर हो जाएगी। ठीक है कि हाँ रिस्क है। सो हेजिंग अप्रोच ये कहती है कि द पर्पस इज़ टू मिनिमाइज योर रिस्क, और एटलीस्ट उसको लोअर लेवल पर तो रखिए, अगर मिनिमम नहीं तो। लेकिन इसमें ये कहा गया है, अच्छा इसको है ना मैचिंग अप्रोच भी कहते हैं। क्लियर? वो कहता है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, तो आपको ये पता होगा कि आपकी लॉन्ग टाइम में आपको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। जैसे कि आप ज़रा डायग्राम को देखिए, इस वाले डायग्राम में जैसे अब आपको पता है कि T1 पे आपको कितनी कैपिटल चाहिए, यहाँ तक की कैपिटल चाहिए, जबकि T2 पे आपको कितनी कैपिटल चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाहिए। सो T1 में और T2 में क्या है, डिफरेंस है। तो वो ये कहता है कि आप है ना टाइम को मैच कराइए अपने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के साथ, यानी कि लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म फंड से ही फाइनेंस करो, और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को शॉर्ट टर्म फंड से ही क्या करो, फाइनेंस करो। तो बताइए, अगर मुझसे कहा जाए कि हेजिंग अप्रोच बेसिकली क्या है, तो राइट डाउन, हेजिंग अप्रोच simply means financing long term requirement of working capital, financing long term requirement of working capital with long term sources of funds, for example debentures or long term loans, for example debentures or long term loans। यहाँ तक ओके है सारा? अब इसको एक बार डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं कि हेजिंग अप्रोच को हम समझ कैसे सकते हैं। डायग्राम इज मोर और लेस द सेम, राइट? एक्स एक्सिस पे राइट कीजिएगा कि यहाँ पर हम लेंगे टाइम का फैक्टर, तो आप एक्स एक्सिस पे टाइम को नोट कीजिएगा, और वाई एक्सिस पे यू विल राइट योर वर्किंग कैपिटल, राइट? दिस इज योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, राइट? तो दिस इज योर परमानेंट। और इसके अलावा आप जो भी लिखने वाले हैं वो सब की सब कौन सी होने वाली है, तो ये तो होने वाली है मेरी टोटल वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ तक तो डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको नीचे बताया। तो हेजिंग अप्रोच ये कहती है कि लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से करिए, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से करिए। तो बताइए, परमानेंट जो आपकी परमानेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट है आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इतना पैसा आप किससे रेज कर लीजिए, लॉन्ग टर्म से कर लीजिए। तो ये वाली जो होगी ना, ये लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? और कहता है कि इससे ऊपर आपका जो भी रिक्वायरमेंट आ रहा है, ये वाला, इस रिक्वायरमेंट को कहाँ से पूरा कर लीजिए, शॉर्ट टर्म से कर लीजिए। तो ये आपके शॉर्ट टर्म फंड्स होंगे, आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल शैल बी फाइनेंस्ड बाय द लॉन्ग टर्म डेट्स एंड द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल शैल बी फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फंड्स। तो लिख लीजिए, इन अदर वर्ड्स hedging approach simply means financing permanent working capital, financing, in other words, hedging approach simply means financing permanent working capital with
long term sources of funds, and temporary working capital with short term and temporary working capital with short term funds. Example, bank overdraft. Example, bank overdraft. क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जो सेकंड नंबर की हमारी अप्रोच आती है उसको कहा जाता है कंजर्वेटिव अप्रोच। क्लियर? चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले डायग्राम से समझ जाएंगे, लिख तो उसके बारे में लेंगे ही। सो वंस अगेन आप इसके एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे टाइम और इसके वाई एक्सिस पे लिखेंगे आप वर्किंग कैपिटल। क्लियर? कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो प्रॉफिट कितना होगा इसमें ज़्यादा डील नहीं करते, वो इतना देखते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना पसंद नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि वहाँ फ्लक्चुएशंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो यंग पीपल होते हैं उनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है, तो वो कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं लगाते। इसमें भी कुछ कुछ वैसा सही है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल है और जो परमानेंट नेचर वाली है तो उसको एज इट इज़ रखिए। ये रही हमारी परमानेंट वाली। ठीक है यहाँ तक? और फिर वो ये कहते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये कुछ सिचुएशन है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम? किस सेंस में? अगर हम ऊपर वाले को देखें ना तो ये जो मैंने, हाँ इसमें हमने ब्लू लाइन है ना बिल्कुल इसके एज पे बनाई थी, जो मेरा रेड कर्व है, जबकि इसमें मैंने जो ब्लू लाइन बनाई है वो क्या हो रही है, वो बीच में से या यहीं से कहीं से जा रही है। और एक जो अभी आप बोल रहे हैं कि हाँ इसमें लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म एंटर हो रहा है, इस तरह का कुछ हो रहा है। इस अप्रोच में ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, से मान लीजिए वो पॉइंट ऑफ टाइम है T1, ये वाला। इस पूरे पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो परमानेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, राइट, जबकि टोटल ये है। तो आपने ये क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लॉन्ग टर्म फंड्स क्या कर डाले, यूज कर डाले, जबकि आपकी टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ये एंटायर कर्व तो क्या होता है, टोटल वर्किंग कैपिटल, जबकि आपकी टोटल रिक्वायरमेंट तो बस इतनी ही थी। तो इसका मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, आपने ज़्यादा का लोन रेज कर दिया है। अगर आपने ज़्यादा का लोन रेज कर दिया है तो अब मैं ये कह सकता हूँ ये सिचुएशन तो फिर इस पूरे वाले फेज़ में होगी, चाहे आप T1 से थोड़ा सा आगे चले जाइए तब भी यही बात है, T1 से थोड़ा पीछे हट जाइएगा तो भी यही बात है। तो क्या ये वाली बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ भी एप्लीकेबल है, वो यहाँ पर भी है। अब आप इसे कितना ही बना लीजिए, सब जगह ऐसी सी सिचुएशन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो फंड्स हैं वो आइडल सिचुएशन में पड़े हुए हैं, दैट मीन्स ज़्यादा पैसा रेज कर लिया है, ज़रूरत इतनी थी नहीं तो तिजोरी में बस पड़े हुए हैं। तो कंपनियों को सलाह दी जाती है इससे पैसा कहीं इन्वेस्ट कीजिए और वहाँ से कुछ कमा लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका आइडल फंड होता है ना, इसको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आल्सो नॉन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आल्सो नॉन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब आपको अभी पैसे की ज़रूरत है ही नहीं तो ख़राब क्यों कर रहे हो उस पैसे को, कुछ ब्याज कमा लीजिए, कुछ इंटरेस्ट कमा लीजिए। लेकिन जो ऊपर वाली रेंज है ज़रा एक बार वहाँ देखिए,
ये वाली सिचुएशन, राइट। तो इस वाली सिचुएशन में आपने परमानेंट को तो कर देना है किससे, लॉन्ग टर्म फंड से। मेजरली आपकी कैपिटल किससे आ रही है, लॉन्ग टर्म से आ रही है। अब कुछ जो थोड़ी बहुत है वो किससे चली जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल फंड से आ जाएगी। क्लियर हो गई। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं होगी, अभी इस डायग्राम को फिर से रिवाइज करते हैं और एक नीचे का डायग्राम है। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल है, और इस टाइम पर ये मेरा पूरा टोटल वर्किंग कैपिटल कर्व है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट अब मैंने ये लाइन बनाई है। अब बता सकते हैं कि ये इस वाले डायग्राम से किस तरीके से अलग है। इसमें जो आपकी लाइन है ना, ये इसके अपर एज पे चली गई है, जबकि सबसे पहले वाले में ये इसके लोअर एज पे थी। अब यहाँ पर ये अपर एज पे होने की वजह से, क्योंकि अपवर्ड तो है, तो इसको तो आपने क्या नाम दिया हुआ था, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को आप किससे करते हो, लॉन्ग टर्म फंड से आप कर देते हो। ये तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे सारे फंड्स ही आपको कैसे नज़र आएंगे, आइडल नज़र आएंगे। तो उनको कहाँ इन्वेस्ट करना होगा आपको, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में करना होगा। दिस इज़ द एक्सट्रीम अप्रोच। तो कंजर्वेटिव अप्रोच का जो सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है वो नीचे वाला है, कि आप अपनी पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल किससे फाइनेंस कर दो, लॉन्ग टर्म से। जबकि हेजिंग क्या कह रही थी, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से मैच कराओ, इसलिए उसका नाम मैचिंग है। शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से मैच कराओ, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से मैच कराओ। जबकि ये क्या कह रही है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, सबको क्या कर दो, एक ही कैटेगरी पे रख दो और सबको किससे फाइनेंस करो, लॉन्ग टर्म से। लिखिएगा, इन कंजर्वेटिव अप्रोच, इन कंजर्वेटिव अप्रोच द फाइनेंस मैनेजर, in conservative approach the finance manager finances total working capital majorly with the use of long term funds। यानी कि आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल का अधिकांश, यानी कि एक मेजर पार्ट किससे फाइनेंस हो रहा है। अगर ये आपका 100% ही किससे फाइनेंस हो रहा हो, शॉर्ट टर्म है ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म वाले में अगर बिल्कुल भी ना हो तो वो ये वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, इफ टोटल वर्किंग कैपिटल इज 100% फाइनेंस्ड, इज 100% फाइनेंस्ड बाय long term capital funds, by long term capital funds, comma, then the diagram is as follows, the diagram is as follows। ये जो ये वाला डायग्राम है इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। जो ठीक इससे पहले वाला है, अभी हाँ बताने वाला हूँ, जब थोड़ा बहुत पोर्शन जो है उसका शॉर्ट टर्म से भी आ रहा हो, ठीक है। लिखवाता हूँ, लिखिए, दिस इज द डायग्राम। फिर इस डायग्राम के बाद लिखिएगा, इफ द टोटल वर्किंग कैपिटल इज नॉट 100% फाइनेंस्ड, but majorly financed, but majorly financed with long term funds, comma, then the diagram is as follows। तो जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, वो ये वाला।
ठीक है, फिर इसके नीचे लिखिएगा दिस इज ऑब्वियस दैट अंडर दिस अप्रोच, this is obvious that under this approach there may be a situation of idle funds, there may be a situation of idle funds shown by shaded area, shown by shaded area below the upward sloping permanent working capital line, permanent working capital line, क्योंकि उसी के नीचे वाला एरिया शेडेड है। फिर आगे लिखिए the shaded area shows that the idle funds can be invested, वो जो खाली फंड्स पड़े हुए हैं आपके, आप उन्हें कहीं पर क्या कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, कैन बी इन्वेस्टेड, ठीक है, इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स to earn some income, ठीक, full stop. However there may be a time when the total requirement of working capital, however there may be time when the total requirement of working capital exceeds the permanent working capital as shown by the shaded area, बताओ below और above, ठीक है, as shown by the shaded area above the permanent working capital line. And this area shows that the temporary working capital can be financed with short term funds, लेकिन बहुत मेजर हिस्सा नहीं होता। बताइए यहाँ तक क्लियर हो जाती है सब कुछ, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। थर्ड जो अप्रोच है, उस थर्ड अप्रोच को कहा जाता है एग्रेसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपकी पूरी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत वेटेज हो सकती है इसकी, सो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हाँ बेटा, वो तो पहले हो चुका है, आई थिंक आप लास्ट वाली में नहीं थे, उसमें EOQ हुआ है, वो उससे पहले हुआ होगा, फिर वो तो बहुत पहले हुआ था, वो लास्ट से लास्ट वाली ऑफलाइन में हुआ था, राइट। चलिए, नाउ कम टू एग्रेसिव अप्रोच। अब अगर आपको ये सारे डायग्राम समझ में आ चुका है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ एंड आई एक्सपेक्ट कि आप एक्सप्लेन करें कि इसका क्या मतलब रहा होगा, राइट। देखें बेटा,
देखिए, बताइए इसका क्या मतलब है? टोटल हो गया। अगर ये मैं डायग्राम ऐसे बनाता, तो ये कौन सी अप्रोच होती मोर और लेस? कंजर्वेटिव या मैचिंग? मैचिंग हो जाती। ओके, अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इसे बस थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट उसको टच नहीं किया हुआ। कंजर्व जो आपकी मैचिंग थी उसमें तो आपने उसको हेजिस पे जो था उसका टच किया हुआ था। अब मैंने इस लाइन को बस थोड़ा सा क्या किया हुआ है, नीचे किया हुआ है। बताइए इस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन को आप क्या कह रहे हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ओके, अगर ऐसा है, आप सब कुछ सही बोल रहे हैं, तो अब मुझे बताइएगा इसका क्या मतलब है। दिस इज योर टाइम T1। इस T1 टाइम पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो ऊपर तक जा रही है, यहां तक। क्लियर? ये क्या है? तो परमानेंट को आप किससे फंड कर लेते हैं? लॉन्ग टर्म से कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म से कर लिया। आगे देखिए, अगर ये मैचिंग होती तो ये ऐसा होता। अगर ये मैचिंग वाला होता तो ये ऐसा होता। तो मैचिंग वाले कॉन्सेप्ट में आपकी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट कितनी होती? सिर्फ ऊपर वाला, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा। एग्रीड? और जो इतने वाला हिस्सा है ये सिर्फ इमेजिनेशन में है हमारी, कि अगर वो वाली होती तो ये होता। तो इसका मतलब कि ये मेरी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है अगर ये हेजिंग वाली अप्रोच से किया जाए तो। लेकिन द सच्चाई इज, रियलिटी इज दिस, कि आप ऐसा कर नहीं रहे हो, आप एग्रेसिव अप्रोच में हो। तो आपने अपनी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर रखी है। दैट मीन्स आपने अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का ज़्यादा कर रखा है, उतने से ज़्यादा कर रखा है जितनी आपको हेजिंग वाले में ज़रूरत थी। एग्रेसिव में यही होता है। तो एग्रेसिव के अंदर आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, आपकी हेजिंग में जितने की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म की, वो उससे ज़्यादा लगा देता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सो मेजर कॉन्सेप्ट तो एक ही दो ही हैं, या तो आप कंजर्वेटिव की तरफ जाइए या फिर आप हेजिंग की तरफ जाइए, लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम से हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि रियल लाइफ में ये डायग्राम इतने एक्यूरेट होते नहीं हैं, तो कैसे पता करोगे? अनसर्टेनिटी होती है। तो जब भी कभी हम कोई ऐसी सिचुएशन देखें कि हेजिंग में जितनी रिक्वायरमेंट थी आपने उससे ज़्यादा शॉर्ट टर्म से कर दी है, तो उसका नाम बदल के क्या कर देना, वो एग्रेसिव हो जाएगी। तो लिखिएगा एग्रेसिव अप्रोच। देखिए, अंडर दिस अप्रोच द फाइनेंशियल मैनेजर uses short-term funds more than the short-term funds required under, बताओ क्या लिखूं आगे, required under hedging approach। ठीक है, जितना हमें हेजिंग अप्रोच में शॉर्ट टर्म चाहिए था, आप उससे ज़्यादा आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज़ करते हैं। तो उसको आप क्या कहते हैं, एग्रेसिव। एग्रेसिव वर्ड का वैसे क्या मतलब होता है, आप एग्रेसिव हो गए हो, मतलब गुस्से में जोश में आ गए हो सीधा। ठीक है, तो थोड़ी सी जोशीली टेक्निक है। इसके अंदर में क्या होता है कि आप बस कर दिया, ठीक, तो दैट वो ज़्यादा कर रहे हो, उससे ज़्यादा कर रहे हो जितनी हेजिंग में ज़रूरत थी। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अगर आप ये सब कुछ समझ गए हैं तो इसका डायग्राम भी बना लीजिए, उसके बाद कुछ इस पर डिस्कशन करते हैं। बेटा कहीं इस वाले पे तो कन्फ्यूज़न नहीं आ रही? एक्चुअल में ये वाला जो ये वाला हिस्सा है,
ये हेजिंग में चाहिए था। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपने एग्रेसिव में किया है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये भी शॉर्ट टर्म का ही है, बट ये एग्रेसिव में है। ठीक है, क्या अब आप तीनों अप्रोच को तब भी सिखा सकते हो बुक के अंदर में या अपने नोटबुक के अंदर, जिसमें ये कहा जाए कि आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज आल्सो कांस्टेंट? तीनों अप्रोचेस को आप तब भी एक्सप्लेन कर सकते हो जब आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज नॉट अपवर्ड स्लोपिंग बट हॉरिजॉन्टल। क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, काम तो अभी भी वैसे ही होना है। तो बताइए, इमेजिनेशन कीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे हेजिंग अप्रोच, यू हैव टू क्रिएट द डायग्राम फॉर द हॉरिजॉन्टल परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो बताइए, मन मन में सोच के बताइएगा कैसा डायग्राम रहा होगा। वेव, एक वेव फंक्शन टाइप कुछ होगा, जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होगी उसकी लोअर एजिस को टच करेगी या अपर एजिस को टच करेगी? अंडर, लोअर पे टच कर दीजिए। ठीक है, ओके। अगर ये कंजर्वेटिव अप्रोच है तो या तो इसको बीच में से निकाल दीजिए, वन पॉसिबिलिटी। फिर इसके बाद बताओ आइडल फंड्स कौन से होंगे, बिलो या अप वाले? बिलो वाले, जो नीचे वाले होंगे। ठीक है, और जो अप वाले पार्ट पे आ जाएंगे, यानी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली कि आप उसे अपवर्ड स्लोपिंग बना रहे हो या उसे आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो। आई होप पॉइंट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मेजरली बात करते हैं एक बार हेजिंग पे और कंजर्वेटिव पे। हेजिंग में मेजरली आप क्या कर रहे हो, किसको किससे मैच कर रहे हो? शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से। ठीक है, यहाँ तक। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जो लोग इसके एडवोकेट्स हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, जब आपको शॉर्ट टर्म में कुछ ही रॉ मटेरियल चाहिए तो कुछ ही टाइम का एक्स्ट्रा फंड चाहिए, तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा ब्याज क्यों भरना? तो जितने टाइम का आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उतने टाइम का ही उठा लीजिए, और जो आप यहाँ से मटेरियल से प्रोडक्शन करोगे उसे बेचकर जो आपके कैश इनफ्लो होंगे उसमें से अपनी फिक्स्ड कॉस्ट ख़त्म कर देना, मतलब जो आपका इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी। तो लॉन्ग टर्म की अपनी जिम्मेदारी क्यों बांट रहे हो? ये कुछ कुछ वैसा सा होगा। मान लीजिए कि आपको आपके घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करवानी है और आपको पता है उस रेनोवेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। अब आपको पता है कि आपकी सैलरी ठीक ठाक है, बट अभी वो 1 लाख नहीं है आपके पास, और आपने 20 साल का लोन उठा लिया उस 1 लाख को फाइनेंस करने के लिए। ये समझदारी नहीं है, क्योंकि जितने लंबे टाइम का आप लोन उठाओगे उतना ही क्या होने वाला है, वहाँ पर आपका ब्याज जाने वाला है। आई होप पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं दूसरे वाले, कंजर्वेटिव वाले। कंजर्वेटिव ये वाले कहते हैं कि ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो, लॉन्ग टर्म से कर डालो, कुछ आइडल फंड आ जाएगा, और उस आइडल फंड से क्या हो जाएगा, आप जो नीचे वाला एरिया है वो जनरेट हो जाएगा, और जब वो जनरेट हो जाएगा उससे कमा लेना, कोशिश करना उससे ज़्यादा कमाओ, और जो आपका जा रहा है, तो जो आपका अपना काम था वो भी बन गया रॉ मटेरियल वाला, और आपके पास कुछ नेट बेसिस पर क्या होगी, एक्स्ट्रा इनकम आ भी जाएगी। और वो कहता है कि क्या होगा अगर मेरी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट और बढ़ गई, क्या तो फिर शॉर्ट टर्म से ले लेना। ये एडवोकेट्स हैं किसके? अब ज़रा वापस हेजिंग पे आओ। हेजिंग में आप कह रहे थे कि ये डायग्राम है, मेजरली ऊपर ये वाले को बोल रहे थे ना कि हेजिंग का डायग्राम है। क्या बार बार तकलीफ नहीं होगी आपको डिसाइड करने में कि अब कितनी शॉर्ट टर्म से, अब कितनी शॉर्ट टर्म से, अब कितनी शॉर्ट टर्म से? बार बार डिसाइड करना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजर को कि जनवरी के मंथ में मुझे इतना चाहिए था, और मुझसे पूछा गया अप्रैल में बताना कितना शॉर्ट टर्म है, उसे वही कैलकुलेशंस दोबारा करनी पड़ेंगी। तो हेजिंग अप्रोच की वन ऑफ द डिसएडवांटेज, इसमें से एक डिसएडवांटेज ये है कि शॉर्ट टर्म फंड्स की कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी, जबकि इस वाले केस के अंदर जब आप नीचे आते हो कंजर्वेटिव वाली में, ये ड्रामेबाजी खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने क्या कर दिया होता है, मन बना ही लिया होता है कि मुझे परमानेंट ही कर देना है, परमानेंट को लॉन्ग टर्म से ले लेना है। बताइए, यहाँ तक भी बात समझ में आ जाती है अच्छे से? लेकिन एक इशू और है, जब आप शॉर्ट टर्म फंड्स को रेस करते हो तो जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं उनको ज़्यादा डर होता है
या उनको ज़्यादा डर होगा जो आपको 20 साल के लिए पैसा दे रहे हैं या 10 साल के लिए पैसा दे रहे हैं? लॉन्ग टर्म वालों को क्या हो जाता है? ज़्यादा डर हो जाता है। और जब आप लॉन्ग टर्म वालों के पास जाके कहोगे जी 20 साल के लिए पैसा दे दो, तो पता है क्या कहेगा? मैं 20 साल तुम्हारे पे विश्वास कर रहा हूँ और मैं 20 साल तक तुम्हारे पास अपना फंड ब्लॉक कर रहा हूँ, तो मेरी आशाएं भी तुमसे क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। एज अ रिज़ल्ट तुम मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करो। शॉर्ट टर्म वाले में क्या होगा? शॉर्ट टर्म वाले में सामने वाले को इतना यकीन की ज़रूरत ही नहीं है, वो कहेगा मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं कहूँ 4 दिन की तो बात है, और 4 दिन में भी तुम इतना कुछ सुना दिया मुझे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो कहते तुम नहीं तो शॉर्ट टर्म में बहुत लोग बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म में ही दिक्कत है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है। एज अ रिज़ल्ट आपकी इंटरेस्ट रेट्स क्या होती है? तो ठीक है, आपकी हैजिंग में कोई इशू था कि आपको बार बार करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखिए कि आपकी ब्याज की दरें, इंटरेस्ट की रेट्स आपको किस में जनरली कम मिलेंगी? आपको कम मिलेंगी शॉर्ट टर्म के अंदर। इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब मैथमेटिशियंस और स्टैटिशियंस और इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? दे यूज़ अ कर्व नॉन एज द यील्ड कर्व। ठीक, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कहते हैं कि ये क्या ना, यील्ड कर्व ऐसा होता है दिखने में, इसको हम बोल रहे हैं यील्ड कर्व, YIELD, राइट। ये है हमारा टाइम। वैसे तो किसी बॉन्ड की ना मैच्योरिटी होती है, जब आप अपना MBA कंप्लीट कर लें उसके बाद खूब पढ़िएगा इसके बारे में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस, राइट। लेकिन अभी बस मैं आपको मोटा मोटा ब्रॉडली बता रहा हूँ ताकि मेरा वाला टॉपिक पूरा हो जाए। और यील्ड का मतलब होता है कितना मिलेगा। तो आप देखिए, अगर बॉन्ड मान लीजिए 1 साल वाला है, मतलब आप किसी बॉन्ड में सिर्फ 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, तो वो इफेक्टिवली आपको कितना रिटर्न दे रहा है या इतनी यील्ड दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी यो मैच्योरिटी पीरियड बढ़ रहा है, आपकी यील्ड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ 25 साल के बॉन्ड्स उठा रहे हो, तो आपकी यील्ड भी क्या हो जाएगी? बढ़ गई। ये वैसा सही रीज़न है क्योंकि 25 साल वालों को आप पे ज़्यादा शक है कि आप डिफ़ॉल्ट ना कर जाओ। क्लियर है यहाँ तक? यही माना जाता है। और जिन जिन देशों में यील्ड कर्व ऐसा ना दिखे, वो ऐसा दिखना शुरू हो जाए आपको गिरता हुआ, बताइए कैसा देश है फिर? इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड्स को खरीदना कैसा है? महंगा है। और लॉन्ग टर्म फंड्स को खरीदना कैसा है? ऐसा सब बिहेवियर जनरल देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर शायद फिर इन्वेस्टर्स इस सोच के साथ बैठे हुए हैं कि शॉर्ट टर्म वाले ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म वाले क्या करते हैं? कम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। सो जनरल यील्ड कर कोई आपसे पूछे कैसा होता है, तो आप कहेंगे अपवर्ड स्लोपिंग हो। जनरल, एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर हो सकते हैं, एक्सेप्शनल में तो कोई कुछ भी बना लो, राइट। सो अगर हम इसको ध्यान रखें तो यहीं से हमारी बात क्लियर हो जाती है कि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट्स महंगे पड़ते हैं। तो बताइए, अगर इंटरेस्ट रेट्स महंगे होंगे लॉन्ग टर्म में, तो आप कंजर्वेटिव की तरफ जाओगे या आप हेजिंग की तरफ जाओगे? फिर आप हेजिंग की तरफ जाओगे। आप कहोगे चलो एक एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, छोटू कर लेगा काम बैठ के, ठीक है। कई सारे छोटू बैठेंगे, इंटर्नशिप वाले को काम क्या होगा? सिखा देंगे उसको कैसे रिक्वायर करना है। आई होप पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो जब आपके पेपर में कोई इसके रिगार्डिंग थ्योरी आती है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले डायग्राम्स को समझना है, याद भी नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि याद करोगे तो उलट सुलट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बस कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को, उसके बाद उसको रफ में पहले कहीं पर ड्रॉ कर लीजिए, और देन उसके बाद देख लीजिए उस डायग्राम में हो क्या रहा है। उसके बाद बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद बस आपको उसे क्या करना है? राइट करना है। फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई? जब आप अपने स्टडी मटेरियल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके आई थिंक चैप्टर नंबर 5 होगा, ठीक, जो भी है। तो एक आपको यहाँ अप्रोच नज़र आ रही है, प्रूडेंट अप्रोच। ज़रा इसके यहाँ देखो नीचे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेटिव अप्रोच। बात कर लेते हैं एक बार, इसका नाम प्रूडेंट क्यों रखा गया है? प्रूडेंट वर्ड का मतलब होता है समझदारी, एक तरीके से, कि आप कितने रैशनल हैं, कितने समझदारी वाले डिसीजंस लेते हैं।
मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, मुझे बताइएगा कि आप प्रूडेंशियल बिहेवियर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। आप अपने घर में सुबह उठिए, न्यूज़पेपर ओपन कीजिए और न्यूज़पेपर में आपका नाम लिखा हो और आपको पता चले कि आपके ना 1 करोड़ रुपए मिलने के चांसेस हैं। मैंने अभी ये गारंटी नहीं दी कि मिलेंगे, राइट। और जैसे ही आपने न्यूज़ सुनी, आपने उसको बंद किया और बंद करने पे तुरंत ज्वेलर की दुकान पे गए और आपने कहा कि चलो आज ज्वेलरी की शॉपिंग कर डालते हैं। आपने एक लग्जरियस टेलीविज़न परचेज़ कर डाला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद डाली, खर्चे कर डाले, और सब कुछ किस पे हो रहा होगा? लोन पे हो रहा होगा। आपने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के बेस पर अपने फैसले कर डाले। फिर अगले दिन का न्यूज़ आया, अब कोई संभावना नहीं है, आपके 1 करोड़ रुपए क्या हो गए? गए। अब आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? आप टेंशन में आ जाओगे। आप टेंशन में इसलिए आ गए हो क्योंकि आपने पॉसिबिलिटी पर ही यकीन करके अपने डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। तो समझदारी किस में थी कि पहले चीज़ को कंफर्म होने दो, तब बात करेंगे। क्लियर हो गए हैं? तब आइए, कुछ वैसा ही था कि आप आईएएस बनने जा रहे थे, किसी ने इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे दी और आपने मीडिया में बता दी और पता चला अगले दिन आपका नाम ही नहीं आया, तो आप ही की बेइज्जती हो जाएगी। तो प्रूडेंशियल अप्रोच का मतलब ये होता है कि कभी भी संभावनाओं पे, पॉसिबिलिटीज़ पर यकीन करके, ठीक है, अंधा यकीन ना कर लें और अपने आज के डिसीजंस को अफेक्ट ना कर दें। कंजर्वेटिव रहिए। कैसे रहिए? कंजर्वेटिव रहिए, ज़्यादा मत उड़िए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसलिए इसका नाम इन्होंने प्रूडेंट अप्रोच रखा हुआ है। सो आई होप अब आपको सारी स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। ये डायग्राम पढ़िएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ राइट द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बात कर रहा था कि ज़्यादा मैथमेटिक्स हो सकता है इसके अंदर, बट इतना भी नहीं। टॉपिक इज ऑप्शंस। ये थ्योरी भी हो सकती है, ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है, दोनों चीज़ पॉसिबल है। देखिए, ऑप्शन से पहले एक टर्म है, इसका नाम होता है डेरिवेटिव, राइट। डेरिवेटिव वर्ड जो है मैथ्स में भी यूज़ होता है, जिसको अगर आप कभी कैलकुलस पढ़ी है आपने तो उसमें भी डेरिवेटिव आता है। यहाँ पर डेरिवेटिव का मतलब वो कैलकुलस वाला तो नहीं है। जैसे जब तक आप अर्न नहीं कर रहे थे, आपकी वैल्यू किसकी वजह से थी? आपके पेरेंट्स की वजह से। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप हो, पेरेंट्स नहीं हैं तो आप नहीं हो। लेकिन जब आपकी एज और आगे बढ़ जाएगी, आप अच्छे खासे कहीं प्लेस हो चुके होंगे, तो फिर आपकी अपनी भी क्या होगी? एक वैल्यू बन जाएगी। तो जिस एसेट की वैल्यू होती है किसी दूसरे की वजह से, तो ये जो दूसरी वाली एसेट होती है उसको कहते हैं डेरिवेटिव। सो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये है मिस्टर एक्स और ये हैं मिस्टर वाई जो कि एक्स के फादर हैं, तो एक्स की वैल्यू किसकी वजह से? वाई की वजह से। तो एक्स को बोला जाएगा डेरिवेटिव, हालांकि फाइनेंशियल सेंस में नहीं, लेकिन मोटा मोटा यही मतलब है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर फादर की वैल्यू में कुछ फ़र्क पड़ेगा तो एक्स की वैल्यू में भी क्या होगा? याद है एक अमिताभ बच्चन की मूवी का डायलॉग था जिसमें हाथ पर क्या लिख दिया था कि फादर क्या है? चोर है। और अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म में क्या होते हैं? सिर्फ उसकी वजह से परेशान रहते हैं। यानी कि अगर फादर चोर बन जाएं तो उसका किसको झेलना पड़ रहा है? वो बाकी के नीचे के जो लोग हैं। और अगर वो बहुत अमीर हो जाएं तो भी इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? वही उठा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने फाइनेंस के वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट ढूंढा, इसका नाम है डेरिवेटिव। और उस डेरिवेटिव में हमने कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से फादर को हटा दिया जाए और किसी कंपनी का शेयर प्राइस ले लिया जाए और इस शेयर प्राइस की वजह से इसके अंडर कुछ और एसेट डेवलप की जाएं और उसी को हम क्या नाम दे देंगे? डेरिवेटिव का नाम दे देंगे। और जैसे जैसे इसमें कुछ बदलाव आएगा तो इस एसेट की वैल्यू में कुछ बदलाव आएगा। कहते हैं तो सीधा शेयर प्राइस ही ना खरीद लो, इतना ड्रामा क्यों करने की ज़रूरत है? तो कहते हैं कि नहीं, इसमें हम हेजिंग करना चाहते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हेजिंग का क्या मतलब होता है? रिस्क को
कम करना। कहते हैं कि शेयर को डायरेक्टली खरीदने में कुछ रिस्क होगा और हम ये चाहते हैं कि वो रिस्क हम मैनेज कर पाएँ यूजिंग दिस एसेट। तो उन्होंने कहा तो अच्छा बताओ क्या क्या तरीके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत तरीके हैं, इसमें से एक तरीका है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन। ठीक है, सो डेरिवेटिव्स की कई फॉर्म्स में से एक फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन। बताइए इंग्लिश में ऑप्शन का क्या मतलब होता है? अगर आप ये वर्ड समझ गए ना तो आप ऑप्शन समझ जाओगे। चॉइस, क्या इसका मतलब होता है? बाउंडेशन, हाँ या ना? बाउंडेशन तो नहीं हो, अगर वो ऑप्शन है तो बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है कि कोई एक पार्टी ऑप्शन में ही है, यानी कि आप उसे क्या नहीं कर सकते? बाउंड नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए आप ये समझिए कि ऑप्शन दो तरह के होते हैं। एक ऑप्शन को बोला जाता है कॉल ऑप्शन, एक ऑप्शन को बोला जाता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल समझ जाइए, पुट तो अपना आप समझ जाएंगे। इसमें राइट टू परचेज, राइट, यानी कि किसी एक पर्सन के पास में खरीदने का अधिकार आ जाता है। अधिकार है बेटा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लॉ भी देखेंगे इसके अंदर। ये आपका राइट है, आपको बाउंड नहीं किया जा सकता। तो अब इसको समझने के लिए एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। स्टोरी ये है एक हमारा एग्रीमेंट, और ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, राइट। मिस्टर ए बहुत अच्छे ट्रेडर हैं और मार्केट पे बहुत नज़र रखते हैं। तो ये अपना टीवी में रोज़ मार्केट देखते रहते हैं और इन्होंने देखा कि सपोज़ रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस ऐसे ऐसे होता रहता है। ऑब्जर्वेशन है इनकी। अब इन्होंने सोचा ये प्राइस किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर इतना चल रहा है, सपोज से 500 रुपये का, 500 रुपीज़ का, यहाँ तक सब कुछ ओके है। और हो सकता है ये प्राइस यहाँ पर बढ़ भी जाए और हो सकता है ये प्राइस घट भी जाए। ये जो घटना है ना, यही रिस्क है आपका। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बस वो इसी फ्लक्चुएशन को, इसी वोलेटिलिटी को क्या करना चाहते हैं? मैनेज करना चाहते हैं। ज़ीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन करना तो चाहते हैं कि बस मिनिमम हो जाए। तो पता है क्या सोचते हैं कि किसी ऐसे पर्सन को पकड़ो जो मेरा रिस्क लेने को तैयार हो जाए। ध्यान से सुनना, बस इस स्टोरी को समझ जाओगे, आपके लिए ऑप्शन कुछ नहीं बचेंगे। ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स में से माना जाता है फाइनेंस के, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उसके बेसिक को नहीं समझते। ए अपना रिस्क किसके नाम ट्रांसफ़र करना चाहता है? बी के नाम पर। अब बाई चांस उसने बी ढूंढ लिया। बी ने कहा चलो तुम्हारी सिरदर्दी मैं ले लूँगा, लेकिन इस सिरदर्दी के बदले मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, तो कहता बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे इतने पैसे तो दोगे ही दोगे, और उसको हम क्या नाम दे देंगे? प्रीमियम का नाम दे देंगे। उसने कहा ओके। उन्होंने कहा और बताओ। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ ये सारी बातें हम लिख लें एक एग्रीमेंट में। कहते हैं बताओ क्या क्या लिखना है? ए ने ये कहा कि चलो लिखते हैं कि मुझे ये अधिकार होगा, मुझे ये राइट होगा कि जब भी सिचुएशन मेरे फेवर में होगी तो तुम डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे, और जब भी सिचुएशन तुम्हारे फेवर में होगी तुम आके मुझे बाध्य या बाउंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऑप्शन है। बात समझ में आई? ऑप्शन में क्या है? चॉइस है। यानी कि मेरे फेवर में चीज़ें होंगी तो मैं बात करूँगा, मेरे फेवर में नहीं होगी तो तुम मेरे अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा पाओगे कि मुझे बाउंड कर दो कि नहीं, क्योंकि मेरे फेवर में आए तो अब तुम वैसा काम करो। इसके लिए मिस्टर बी एक रिस्क उठा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन दे रहे थे, रिस्क उठाएंगे। उस रिस्क के बदले वो क्या लेने वाले हैं? प्रीमियम लेने वाले हैं। तो उसने कहा कि अच्छा कैसा रिस्क, क्या करोगे तुम ऐसा? तो उसने कहा कि मेरी फेवर में सिचुएशन कब होगी बेटा बताना। मान लो कि ये जो आपने एग्रीमेंट लिखा है इसके ऊपर पे आपने 400 रुपये का एक प्राइस डाल दिया, और कौन सी कंपनी का शेयर का प्राइस है? रिलायंस का है। और साथ ही साथ ये बोला कि देखो जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं
और तुमसे ये कहूँ कि मुझे रिलायंस का शेयर दे दो, तो चुपचाप मुझे 400 रुपये पे दे देना। इसीलिए इसका नाम कॉल आएगा बेटा। जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो मुझे ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि तुम मुझे कितने में दे देना, 400 में, चाहे फिर मार्केट में रिलायंस का शेयर कितने का भी चल रहा हो। अब अगर मार्केट में रिलायंस का शेयर चल रहा है कितने पे, 500 रुपये में। ए बड़ा समझदार है, ए ने बी को ढूंढ लिया है, ये बी को कॉल करेगा, बी को बोलेगा याद है वो दिन जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया था? कहते हैं हाँ। कहते कितने का वादा हुआ था? कहते 400 का। कहते चल फटाफट 400 रुपये लो और मुझे रिलायंस का शेयर दो। कहते तुम क्या करने वाले हो? कहते तुम्हें क्या मतलब? कहते नहीं, दोस्ती के भाव से पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपये में बेचूंगा ऐसे जाके, क्योंकि मार्केट में तो कितने का चल रहा है, 500 का। कितने का फ़ायदा कमा लिया, 100 रुपये का। अब अगर ये प्राइस 500 का नहीं है, ये प्राइस मान लो लुढ़कते लुढ़कते 200 रुपये पे आ गया, तो अब ये जो मिस्टर ए है इसके फेवर में सिचुएशन है नहीं। ऐसा तो नहीं कि 400 रुपये पे कॉल करेगा 200 में बेच कर आएगा। अब बी ने उसको कॉल किया, भाई साहब वो 400 का शेयर, कहेगा तुम मुझे बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ऑप्शन है। सो ऑप्शन इज कॉल्ड ऑप्शन वाई, बिकॉज देयर इज नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये जो भी कुछ है, ये जो आपको एग्रीमेंट नज़र आ रहा है, इसको हमने एक नाम दे दिया ऑप्शन एग्रीमेंट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बस एक पेपर पे लिख लिया गया है, मान लीजिए, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है सिर्फ रिलायंस की वजह से। रिलायंस का शेयर ऊपर नीचे होगा तो ऑप्शन की बात होगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। सो बताओ, फादर बेटे वाली थियरी के अंदर में रिलायंस कौन है? रिलायंस इज फादर नाउ। और वो जो एग्रीमेंट है वो आपका, वो एग्रीमेंट ही आपका ऑप्शन कहलाएगा। ये जो रिलायंस की वैल्यू है या रिलायंस का शेयर है, इसको टेक्निकली कहा जाता है अंडरलाइंग एसेट। जैसे कि इस ऑप्शन के पीछे कौन छुपा हुआ है, रिलायंस का शेयर, अंडरलाइंग, उसके नीचे कौन है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो आंसर इज द अंडरलाइंग एसेट। अब पूरी सिचुएशन में मुझे देख के बताओ क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये डिसाइड होगा कि सिचुएशन ए के फेवर में है। क्या ऑप्शन पे लिखा हुआ ये वाला प्राइस विल इट डिसाइड कि सिचुएशन आपके फेवर में है या नहीं है? आंसर है हाँ, यही तो डिसाइड करने वाला है। तो इसको कहा जाता है एक्सरसाइज प्राइस। तो एग्रीमेंट पर लिखा गया प्राइस ही क्या कहलाता है? और एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है? वैसे तो होता है एक्सरसाइज करना, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी होता है। नहीं, वैसे इंग्लिश में इसका दूसरा मतलब क्या होता है? अभ्यास करना। कहते हैं ना एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, ये ऐसा कुछ करके। एक्सरसाइज का मतलब किसी चीज़ को करना। तो ये क्या करेगा, 400 रुपये पर कर लेगा, क्या कर लेगा, शेयर को परचेज कर लेगा। तो एक्सरसाइज प्राइस इसका नाम इसलिए है। अंडरलाइंग एसेट जो है, यानी कि रिलायंस का शेयर, ये जो 500 रुपये, ये 500 रुपये कहाँ से पता चलेंगे इन्हें? स्टॉक मार्केट से। इसलिए ये 500 रुपये क्या कहलाएंगे, मार्केट प्राइस ऑफ कौन सी एसेट, ऑफ अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ओके। ए ने बी को कहा कि ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा हो तो मैं ऐसा कर डालूंगा। बी टेंशन में बैठा हुआ है। बी अपने घर पे अपनी वाइफ को ये बात बताता है, वाइफ गुस्सा है, कहती कि तुमने उसकी चालाकी नहीं देखी। कहता अब क्या करूं? उन्हें कहा फटाफट जाओ एग्रीमेंट में एक शर्त लिखवाओ कि हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए। कहते हम तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे तो उसने कहा बात तो सही है। तो इस एग्रीमेंट में एक ड्यूरेशन डाली जाती है, इसको कहा जाता है ऑप्शन की लाइफ। हमेशा नहीं कि जब मन करा उठा के कॉल कर दिया, एक ड्यूरेशन होगी। जैसे कि अगर 3 मंथ का कॉल ऑप्शन है तो 3 मंथ्स बाद क्या हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? सो यू हैव मार्केट प्राइस, यू हैव ऑप्शन मैच्योरिटी, यू हैव एक्सरसाइज प्राइस। और एक्सरसाइज प्राइस क्या है?
जितने पे आप उसे कॉल करोगे, और कॉल कब करने वाले हो? जब आपके फेवर में हो जाए सिचुएशन। और बताओ सिचुएशन फेवर में कब आनी है? बस ये एग्जांपल याद रखना, एक्सरसाइज प्राइस है 400 का और मार्केट का प्राइस चल रहा है 500 का, तो क्या ये आपके फेवर में है बात? आंसर है हाँ। सो अब मैंने ना 500 रुपये को शो किया सपोज एस से, एस इज योर मार्केट का प्राइस, ई इज योर एक्सरसाइज प्राइस। तो बताओ आप कॉल कब करोगे सामने वाले को? जब ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए? जब आप मार्केट में ज़्यादा पाओ तभी तो आपको फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी S इज़ ग्रेटर देन E, तो इट सिंपली मीन्स यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, यानी कि आप उसे कॉल कर दोगे, राइट? और जब भी कभी S क्या हो जाए, E से छोटा हो जाए, तो डोंट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज मत कीजिए, इससे क्या होगा, आप ही को नुकसान हो जाएगा, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा आपका। सामने वाला कौन है इस वाले एग्रीमेंट में? बी। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑप्शन है, ठीक है? तो इसलिए बड़ा शॉर्ट में लिखिएगा, क्योंकि हमारा जो अगला फॉर्मूला है ब्लैक एंड शॉल्स, वो इसी का ही है, ठीक है? तो लिखिएगा ऑप्शन। ऑप्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ऑप्शन इज ऑफ टू टाइप्स। वन, कॉल ऑप्शन, सेकंड पुट ऑप्शन। प्रीमियम। अभी मैं एक न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा तो और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो लिखिएगा कॉल ऑप्शन अच्छा, मैं कुछ लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है? और आपसे ही पूछता हूँ कि इसको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है? मैं इसको पहले हिंदी में बोलता हूँ, मुझे बताइएगा और देखना आप डेफिनेशन खुद बना दोगे। ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी के पास में चीज़ को खरीदने का अधिकार मिल जाता है, बट आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, और वो अपने अधिकार को, अपने राइट को सिर्फ तभी एक्सरसाइज करेगा जब उसकी अंडरलाइंग एसेट का मार्केट प्राइस उसके एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा हो। यही पूरी फीचर किसकी है? कॉल ऑप्शन की है। आपको यही बात बस अब इंग्लिश में लिखनी है। सो ऑप्शन इज एन एग्रीमेंट इन विच वन ऑफ द पार्टीज हैज़ राइट, ठीक है ना, टू परचेज, क्या? टू परचेज अंडरलाइंग एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस नॉन एज एक्सरसाइज प्राइस when the market price of the underlying asset exceeds the exercise price, but the other party cannot force if the situation goes against him. अगर सिचुएशन उसके अगेंस्ट जा रही है तो वो क्या नहीं कर सकता? उसको फोर्स नहीं कर सकता। तो लिखिएगा अ कॉल ऑप्शन इज एन एग्रीमेंट in which one of the parties has right to purchase and one of the parties has right to purchase an underlying asset क्या ये हमेशा शेयर प्राइस ही हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टॉक भी हो सकते हैं, ये हाउस भी हो सकता है, ये कमोडिटी भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल शेयर ऑफ अ कंपनी, कॉमा डिबेंचर, कॉमा बॉन्ड, कॉमा कमोडिटी, कॉमा एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखा है अभी तक हमने? वन ऑफ द पार्टीज हैज राइट टू परचेज एन अंडरलाइंग एसेट when the market price of the asset exceeds the exercise price, full stop।
अब हमें बताना पड़ेगा एक्सरसाइज प्राइस क्या है। तो लिखिए एक्सरसाइज प्राइस इज द प्राइस at which the asset shall be delivered at a particular point of time। ठीक है बेटा, चलिए अब मुझे बताइए फिर पुट ऑप्शन क्या होता होगा। ये राइट टू सेल है। पुट का क्या मतलब होता है, फेंक के मारो। तो अब इसमें कॉल में तो क्या था कि आपने अपनी सिचुएशन देखी और आपने कॉल कर दी। पुट में क्या होगा, अब सामने वाला अपनी सिचुएशन को देखेगा और शेयर लेके बैठा हुआ है। अब वो ये सोचता है कि काश मेरे को कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मुझसे इतने पे खरीद ले, और जब भी सिचुएशन मेरे फेवर में होगी तो मैं बेच दूंगा। अब मुझे बताइए, अगर मार्केट में मेरे को कोई आदमी मिल गया और मैं कहता हूँ लाओ 400 रुपये का अब एक्सरसाइज प्राइस है, और इस टाइम पर ये पुट ऑप्शन है, अब कॉल ऑप्शन नहीं है, और मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस 500 में चल रहा है, तो बताइए मैं मार्केट में बेचना पसंद करूँगा या उस आदमी को बेचना पसंद करूँगा? मार्केट में। और अगर मान लो अभी 1400 रुपये का हो जाता और मार्केट में चीज़ कितने की मिल रही है, तो आप मार्केट में नहीं बेचोगे, आप तुरंत इस आदमी को क्या करोगे, भाई पुट। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, ये मैंने शेयर तुम्हें पुट कर दिया, खरीदो। वो कह रहा है नहीं खरीदूंगा। कैसे नहीं खरीदोगे, तुम मुझे बाउंड नहीं कर सकते। आ गई यहाँ तक समझ में अच्छे से। चलिए अब कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेशन तो आप बना ही लेंगे इसकी। ठीक है, तो ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। मिस्टर आकाश हैं, एक शेयर खरीदना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, और 3 महीने बाद इसके जो प्राइसेस हैं ये हो सकते हैं, संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बेटा ये क्वेश्चन बुक में नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ देखें। तो इसके प्रोबेबल प्राइसेस ये हैं, और करंट प्राइस क्या चल रहा है, 7 रुपये का चल रहा है। आकाश ने एक कॉल ऑप्शन खरीद डाला। हमारे ए और बी की स्टोरी में आकाश अब कौन बन गया है, ए बन गया है। और ये इससे किसने खरीदा है, मतलब किससे खरीदा है इसने, किसी डेरिवेटिव डीलर से। तो डीलर यहाँ पर बी है और आकाश हमारे यहाँ पर ए है। शर्तें बता रही हैं कि एक्सरसाइज प्राइस 13 रुपये का है, राइट, और ऑप्शन का प्रीमियम कितने का है, 2 रुपीज़ का है। तो आपसे पूछा गया है कि सजेस्ट करिए कि क्या ये कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो आंसर है, कब बताइए ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए, जब मार्केट में जो प्राइस चल रहा हो वो आपके एक्सरसाइज प्राइस से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो ज़रा यहाँ पर देखो, ये पॉसिबल प्राइसेस हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 13। तो बताइए जब मार्केट में 5 रुपये है और एक्सरसाइज प्राइस 13 है, तो क्या आप 13 में खरीद कर 5 रुपये में बेचोगे? समझदारी नहीं है। क्या 10 में खरीद कर 13 पे? नहीं। 15 पे बताओ क्या होगा। तो 15 पे आप, ये मन में क्वेश्चन आएगा, न्यूट्रल दिखेंगी चीज़ें। लेकिन फाइनेंस की थियोरी में जब भी आप वैल्यूएशन करोगे ऑप्शन की, आप इस प्रीमियम के अमाउंट को इग्नोर करोगे। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, अभी जब मैंने यहाँ ये बात कही थी आपसे, ये वाली, कहीं पर प्रीमियम वर्ड तक यूज़ नहीं किया था मैं, जबकि मैं अच्छे से जानता था कि प्रीमियम होगा। तो आप जब ये कहें ना एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, इग्नोर द प्रीमियम। रीज़न बताओ। रीज़न ये है, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे मान लो आप एक बिल्डिंग किराए पर लीजिए, मकान मालिक को इससे क्या मतलब, आप उसमें प्रोडक्शन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो तो किराया जाना ही है। अब आप अगर प्रोडक्शन नहीं भी करते हो, वो तब भी देना ही है। प्रोडक्शन कर दोगे तो भी देना ही है। तो इसका मतलब वो तो एक ऐसी चीज़ हो गई, करोगे तो भी वैसा ही है, नहीं करोगे तो भी वैसा ही है। तो आपके डिसीजन में वेरिएट होना ही नहीं चाहिए। तो जो भी वेरिएट होगा, जो आपके डिसीजन को बदल सकता है,
वो ये दो ही नंबर्स होंगे, एक एस होगा यानी कि आपके मार्केट का प्राइस, और एक कौन होगा आपका एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, चलिए, तो अब आपने मुझे बता दिया है कि ऐसा 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 कुछ होगा। चलिए एक बार ज़रा इस टेबल को देखिए और बताइए कि आप इस टेबल से सहमत हैं, एग्रीड। अंडरलाइंग एसेट्स ये कहाँ से आई, ये क्वेश्चन में गिवन थी, राइट। ओके, ऑप्शन का प्रीमियम कितना था, 2 रुपीज़ का था। एक्सरसाइज प्राइस तो एग्रीमेंट पे लिख दिया गया था, वो कितने का था, 13 का था। नाउ द टोटल कॉस्ट 2 0 + 2, टोटल कॉस्ट इतनी बैठेगी, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 13 + 2 15 15, यहाँ तक सब कुछ ओके है। नाउ ज़रा एक लास्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे, ठीक है, अभी नेट पे ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कब बताया आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, जब मार्केट का प्राइस ज़्यादा हो जाए एक्सरसाइज प्राइस से, और वो 15 पे होना शुरू हो चुका है, तो 15 13 से ज़्यादा, तो देखिए यस 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 यस, बाकी दो पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। चलिए, अब उसने कहा कि भाई ठीक है, जहाँ जहाँ यस हैं वहाँ पर मैंने ऑप्शन क्या कर लेना है, यानी कि कॉल कर देना है सामने वाले को। अब जब आप सामने वाले को कॉल करोगे तो अब ध्यान से सुनना, आप उससे 13 रुपये देकर आओगे और 2 रुपये तो देकर ही आने थे, तो अब आपकी पॉकेट से टोटल आउटफ्लो कितने का होगा, 15 रुपये का होगा। 15 रुपये देकर आओगे और मार्केट से 15 कमा लोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 0 हो गया, वो आपको 0 नज़र आ रहा है। जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो 2 रुपये तो देने ही थे आपको। अब क्योंकि आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो तो 13 रुपये भी नहीं देने आपको, तो आपको देने ही कितने हैं, बस 2, इसलिए बस वो नेगेटिव है। तो यहाँ तक सिचुएशन समझ में आती है। अब अगर इसी बात को हम डायग्राम की फॉर्म में देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसी सी दिखनी चाहिए। आपके जो वाई एक्सिस है आपके नेट पे ऑफ को शो कर रहा है। बताएंगे एक बार, ये जो इधर वाला हिस्सा है, ये वाला प्रॉफिट का हिस्सा है या लॉस का हिस्सा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट ना। अब अगर प्राइस जितना ऊपर चला जाएगा आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। और ये जो ये वाला हिस्सा है ये लॉस का हिस्सा है, और ये जो ये वाला हिस्सा है ये आपका न्यूट्रल हो गया। आ गई ना यहाँ तक बात समझ में। जब भी कभी मैं आपसे ये कहूँ ना कि नेट पे ऑफ बताओ, तो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि नेट पे ऑफ ही ऑप्शन की वैल्यू है। नहीं, ऑप्शन की वैल्यू करते टाइम पर कि वो एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, इग्नोर द प्रीमियम अमाउंट। नेट पे ऑफ में प्रीमियम कंसिडर करते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी, पक्का यहाँ तक। चलिए अब हम आ जाते हैं अनदर टॉपिक, दैट इज़ योर ब्लैक शॉल्स, और मेन कहानी उसी की है, ये वाली। राइट डाउन दिस टॉपिक, और ये आई थिंक आपके एक किसी चैप्टर में है, देखिएगा। मेरे पास जो है इसमें चैप्टर 7 में है, ठीक है ना। वन 193 बेटा, आई थिंक कुछ है ना मेरे में अलग सा है, मतलब तो हो सकता है उस पर ना। हाँ ये आ गया, ऑप्शन वैल्यूएशन यूजिंग ब्लैक शॉल्स एंड मर्टन मॉडल। जनरली तो इसको हम BS मॉडल ही कहते हैं, राइट। इसमें जो बेटा शॉल्स है ना, जो बीच में नज़र आ रहे हैं आपको, इनको 1997, ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिल चुका है। और कहा जाता है कि इस मॉडल की डिस्कवरी के बाद या इसकी डेवलपमेंट के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर में ऑप्शंस ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल गई। और ये जिस इक्वेशन से निकल कर आया हुआ है, ये इक्वेशन बेसिकली है फिज़िक्स से, और दैट टॉपिक इज़ नॉन एज द ब्राउनियन मोशन। और ब्राउनियन मोशन का सीधा रिलेशनशिप है एल्बर्ट आइंस्टाइन से। और एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे आपको अच्छे से पता है, शायद जब से इंसान पैदा हुआ है
जो टॉप क्लास के जीनियस लोग थे उनमें से उनका नाम आ जाता है क्या ब्राउनियन मोशन। ये जो भी आपका प्रोजेक्टर चल रहा है ना, जो इस पर लाइट फ्लैश हो रही है, तो ये जो आपकी एयर है इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं और आप उन पार्टिकल्स को उस रेस के अंदर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, रैंडम बिहेवियर में चल रहे होंगे। इसी को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। तो मोशन मतलब गति में है, कोई चीज़ हिल रही है, और ब्राउनियन एक पर्सन थे, इनका नाम था मिस्टर ब्राउन, तो उनके नाम पर है ये। तो ब्राउनियन मोशन में क्या है, सब कुछ रैंडम बिहेवियर है। तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे ना, दे आल्सो थॉट कि जो स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइसेस होते हैं, दे आल्सो बिहेव लाइक अ ब्राउनियन मोशन, उसकी तरह बिहेव करते हैं। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैथमेटिक्स का यूज़ करके पहली बार ब्राउनियन मोशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में कैप्चर किया था, और उसी इक्वेशन का बाद में यूज़ करके ब्लैक, शॉस एंड मर्टन ने एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करी, और जिनमें उन्होंने ये बताया कि हम जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, इसमें हम ऑप्शन की वैल्यू कैसे करें ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए, हैज हो जाए। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आती है आपको अच्छे से? अब ज़रा उसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, तो वो इक्वेशन को समझिएगा। तो ये है ऑप्शन की वैल्यूएशन यूजिंग बीएस मॉडल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉल ऑप्शन है तो उस कॉल ऑप्शन की क्या वैल्यू होगी। आंसर है एस। बताइए एस क्या था? मार्केट का प्राइस था। ओके, एन ब्रैकेट D1, क्लियर, माइनस ई, और ई क्या था हमारा? एक्सरसाइज प्राइस। और यहाँ पर है स्मॉल ई, स्मॉल ई की पावर है स्मॉल आर, और यहाँ पर है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, राइट। और फिर हम एक सेकेंड में, एंड D2, ठीक है। बेसिकली तो वो ये इक्वेशन है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालेंगे, राइट। ये जो कैपिटल टी है, दिस इज द टोटल मैच्योरिटी, मतलब टोटल कितना टाइम है। और ये जो आपको स्मॉल टी दिख रहा है, ये लैप्स्ड टाइम है, मतलब कितना टाइम बीत चुका है। तो मान लीजिए कि अगर टोटल 1 साल का है, 3 महीने निकल चुके हों, तो कैपिटल टी माइनस टी क्या बताएगा? 9 मंथ्स। तो कुछ बुक्स क्या करती हैं, वो कहती हैं ऐसे ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो स्मॉल टी लिखना पसंद करती हैं, और वो ये कह देती हैं कि अब इस टी को ये मान लो ये वो टाइम है जो बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप स्मॉल टी मानने वाले हैं, अब ये ऐसे नहीं देखेंगे, रादर आप ये देखने वाले हैं कि मैच्योरिटी खत्म होने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि नाउ स्मॉल टी 6 मंथ्स, तो इसका मतलब क्या है कि पीछे जितना भी बीत गया वो बीत गया, लेकिन अभी कितना टाइम बचा हुआ है? 6 महीने। और अगर ये सिचुएशन आज से ही शुरू हुई है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल है, कि अभी तो 0 ही बीता है, तो अगला जितना बचा हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ND1 क्या है। ये एक नंबर है, इस नंबर का जो आप फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो है ln S/E, राइट। ये जो आप ln लिखने वाले हैं, ज़रा इसको भी अब ध्यान से देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। फिर हम लगाने वाले हैं यहाँ पर प्लस, और फिर हम इसके अंदर करेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स, राइट। और नीचे करने वाले हैं कुछ एडजस्टमेंट्स, क्लियर। जब मेरे पास में ND1 निकल जाएगा तो फिर हम निकालेंगे ND2, ठीक है, और ND2 इज D1, और फिर करेंगे यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट।
बताइए, यहाँ तक बात आपको अच्छे समझ में आ जाती है? कोई डाउट? कुछ नहीं? चलिए, बेटा वो उसकी नोटेशंस अलग हो सकती है, उससे आप एक बार पढ़ के देखिए उसने इसको क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक सेकेंड, बेटा देखो एक बार इसको देखो, P ऊपर Y नीचे, हाँ मतलब जो मार्केट में चल रहा है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है? हाँ तो यही तो है, हाँ, ये ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ वो ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बताइए, बात समझ में आती है? बेटा अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पे। कोई पूछ रहा है कुछ? बढ़े बेटा, बढ़ सकते हैं आगे? चलिए देखिए, सपोज कर लीजिए कि हम एक कॉल ऑप्शन को वैल्यू करना चाहते हैं जहां अंडरलाइंग एसेट जो है वो TCS का शेयर है, ठीक है, और जो ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। अब वो सारी स्टोरी आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो रहा होगा ये, ठीक है, और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो कितने का चल रहा है? 25 रुपीज़ का चल रहा है। वो कह रहा है कि फर्दर ये मान लीजिए कि जो ट्रेजरी बिल रेट्स हैं, ट्रेजरी बिल रेट्स कहाँ से आती हैं? जो RBI है, ठीक है, जो वो ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, ये उसकी यील्ड रेट होती है, जो कि रिस्क फ्री रेट की तरह यूज़ की जा सकती है, जो कि कितनी है? 5%। और जो एनुअलाइज्ड वेरिएंस है शेयर का वो है 0.16, और जो कॉल ऑप्शन है वो 3 महीने में क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर आइएगा, ये जो आप ये LN देख रहे हो, ये वाला, ये LN है नेचुरल लॉग। ठीक है यहाँ तक बात? अब ये नेचुरल लॉग क्या है? क्योंकि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो आपकी जो लॉग टेबल होगी उससे सीधा नेचुरल लॉग नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। बेटा मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, से लॉग बेस A एंगल B एंड दिस इज इक्वल टू C। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये A की पावर C कर दी जाए तो आपको B मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अगर A की पावर C कर दी जाए तो आपको B मिल जाएगा। जैसे कि ये देखिए 2 और यहाँ लिखा है 16, तो 2 को कितने टाइम्स तक रेज किया जाए ताकि 16 आ जाए? तो आंसर है 4। तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं, द लॉग वैल्यू ऑफ 16 इज 4 प्रोवाइडेड द बेस इज 2। यहाँ तक सब कुछ ओके है। लेकिन अगर ये बेस A की जगह 10 हो जाए तो इसको कहा जाता है कॉमन लॉग। ठीक है यहाँ तक? और अगर इस A की जगह E यूज़ किया जाए विच इज़ योर 2.718 अराउंड, विच इज़ एन इरेशनल नंबर, समथिंग लाइक पाई। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दिस इज नॉन एज नेचुरल लॉग। और जिन लॉग टेबल से आप अपनी वैल्यूज़ को निकालते हो वो नेचुरल लॉग टेबल्स नहीं होती हैं, दे आर योर कॉमन लॉग टेबल्स। ठीक है यहाँ तक बात? सो जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो सबसे पहली जो आपको अपने आप को अलर्ट रखना है वो ये है कि नेचुरल लॉग की बात कर रहा है। लेकिन ये तो कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लॉग में ना बेस लोग लिखते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बस इतना लिखा तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। अब वैसे तो कन्वेंशन होती है कि कुछ ना लिखा हो तो आप कॉमन मान लीजिए, लेकिन ना पता हो किसी को, तो इसके लिए हमने क्या किया, जब भी कभी हमें नेचुरल लॉग लिखना होता है
तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग LOG वी यूज द टर्म LN। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ओके वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल लॉग, ठीक है। तो यानी कि नेचुरल लॉग निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो आपको एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पर, ये एडजस्टमेंट करनी है आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की, और ये वही वाली रेट ऑफ रिटर्न है जो आपके ऊपर वाले यहाँ पर इस फॉर्मूले में यूज़ हो रही, ये वाली। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर उसके बाद ये आता है प्लस, और यहाँ पर आपको लेना है वोलेटिलिटी का वेरिएंस। और वोलेटिलिटी का मतलब होता है जब किसी चीज़ में बदलाव आता है कोई, तो बदलाव का क्या मतलब होता है, फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। वो जो फ्लक्चुएशन है, उन फ्लक्चुएशन को आप सिग्मा से या स्टैंडर्ड डेविएशन से मेज़र करते हो, तो उसका स्क्वायर करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज नॉन एज वेरिएंस। ये है उसका हाफ, उसका आधा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय द रिमेनिंग टाइम। जो टाइम क्या है हमारा बच गया, और ये वही वाला टाइम है जो आप क्या कर रहे हैं ऊपर अपनी इक्वेशन में यूज़ कर रहे हो। नीचे लेना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट दी वेरिएंस, और इसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ टी से, और यही वाला नंबर आप यहाँ नीचे यूज़ करने वाले हो, राइट। तो ये बन जाएगा आपका ये वाला नंबर। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है अच्छे से। चलिए अब ये फॉर्मूले में क्या होगा उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, राइट। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देन उसके बाद बात करेंगे। बेटा मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल सपोज ऐसी सी शेप बनाता है, तो हम ये कहते हैं स्टैटिस्टिकली ये क्या है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में जो इसका मिडिल पॉइंट होता है ये वाला, अगर ये ध्यान से सुनना, अगर ये मीन ज़ीरो हो जाए तो इसको कहा जाता है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। वन इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अदर इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो इसका मीन क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो हम टेबल्स का यूज़ करके यहाँ तक की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब आप इस फॉर्मूले में ये ND1 देखते हैं, तो ND1 का मतलब ये है कि जो D1 था ये वाला नंबर, इसका क्यूमुलेटिव करना है। एंड क्यूमुलेटिव का मतलब सुनिएगा, ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, ये पूरा एरिया पता करना है। और हमें अपनी फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स सिखाती है, ये आपने अपनी MBA में भी पढ़ी होगी, और आपने मोस्ट ऑफ द टाइम अपने UG में भी देखी होगी। ज़ीरो के इधर वाला हिस्सा 0.5 होता है, तो ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज़ करने वाला हूँ, उसके अंदर मुझे कितना और ऐड करना पड़ेगा, 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तब जाके यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी एरिया है, दिस विल बी नॉन एज योर ND1। इसी को हम क्या बोलेंगे, ND1 बोलने वाले हैं। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आती है अच्छे से, पक्का। बस अब एक पॉइंट और देखिएगा यहाँ पर, ये वाला एरिया बताइए क्या ये ND1 है, ये ND1 नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पीछे करते हैं, तो ये वाला एरिया क्या बनता है हमारा, ND1 बनता है। और ये पूरा का पूरा एरिया आपको टेबल से कैलकुलेट करना होगा। तो अब जो मेरे पास ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो बताइए कौन सी चीज़ क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ 20 क्या है। एक्सरसाइज प्राइस को आपने किससे शो किया हुआ था, ई से शो किया हुआ था। ये 25 रुपये क्या हैं, मार्केट प्राइस है, तो ये आपने किससे किया हुआ था, 25 से किया हुआ था। ये जो आपकी प्रॉक्सी है, ये है रिस्क फ्री रेट,
RF कह लीजिए या R कह लीजिए कितनी है 5% और फ्रैक्शनल फॉर्म में कितनी है 0.05। ये 3 क्या है, ठीक। और ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप BS फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पूरा टाइम पीरियड आपका एनुअलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एनुअलाइज्ड होना चाहिए तो बताइए 3 महीने में कितने साल, तो आप 12 से डिवाइड करने वाले इसको, ठीक है। ये 5% क्या है, अच्छा कर दिया है वो तुमने 0.16 वेरिएंस, यानी कि सब कुछ हमारे पास है, बस हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, याद करें फॉर्मूला क्या था हमारा, नेचुरल लॉग, तो मैंने यहाँ पर लिया ln, नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट, आपका मार्केट वाला प्राइस। बताओ मार्केट वाला प्राइस कितना है, डिवाइड बाय कितना 20, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मेरा जो इतने वाला पोर्शन था वो आ चुका है। उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट में क्या था, R था, यानी कि 0.05 प्लस आपका वेरिएंस 0.16 को 2 से क्या करना था, डिवाइड करना था। और हम इस पूरे नंबर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितने से, तो था वो मेरे पास 3 मंथ्स और उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे को हमारा एडजस्टमेंट वाला फैक्टर मिल जाएगा। नहीं बेटा, वेरिएंस अपने आप में स्क्वायर होता है, ये जो आप नंबर देखते हो ना ये वाला, ये पूरा ही वेरिएंस है, ठीक है। यहां तक बताइए बात समझ में आती है। तो बताओ मेरा न्यूमरेटर कैसे आ जाएगा, एक तो नेचुरल लॉग वाला नंबर प्लस दिस, ये मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया, क्लियर। अच्छा मुझे और बताइए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्क्वायर रूट 0.16 का, ताकि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय ऑफ किसका, टाइम का, और टाइम था 3/12, तो ये हमारा 0.2। तो एज ए रिजल्ट न्यूमरेटर मेरे पास है, मेरे पास डिनोमिनेटर भी है, तो बताइए मेरा ND1 क्या है, ऊपर वाला नंबर 1.27। इसका मतलब कि मुझे टेबल में जाना है और किसको सर्च करना है 1.27 को। तो जब आप टेबल को देखोगे तो ये वाली टेबल होती है जो आपके पास नॉर्मली अवेलेबल होती हैं, और आपकी गाइडेंस के लिए वो टेबल भी क्या है, देखो उसने वही एरिया शेड किया हुआ है, कह रहा है कि इसका मतलब क्यूमुलेटिव नहीं है। तो अब आप उस वैल्यू को देखिए एक बार 1.27, तो सबसे पहले ना 1 वाले इस पे जाइए, यहाँ पर आ जाइए, वहाँ पर है 1.2, तो 1.2 पे आ जाइए और फिर चले जाइए 0.07 पे, तो जो ये वाला नंबर है 0.3980 वाला, ये आपको एरिया पता चलेगा शेडेड वाला, जबकि हमें क्या चाहिए होता है पूरा क्यूमुलेटिव चाहिए। तो इस टेबल में बस आप कितना और ऐड कर दीजिए 0.5 ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो आपको ND1 पता चल जाएगा, राइट। तो बताओ कितना हो जाएगा 0.5 ऐड होते ही 0.8980, राइट। सो 0.8980, यहाँ तक बताइए बात समझ में आती है। अब यही चीज़ आप चाहें तो ये एक ऐप है, फ्री ऐप है, और आप इस फ्री ऐप पे भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि ओके जो हमने निकाली थी वो ठीक थी या फिर वो नहीं थी। जैसे कि मुझे कहाँ तक ले जाना था 1.27 तक, तो जैसे ही आप 1.27 तक जाएंगे तो ज़रा यहाँ वाला नंबर देखिएगा, ये नीचे की तरफ चल रहा होगा, ये मुझे जाना है 1.27 तक, या वहाँ जाके इसको सीधा क्या कर दीजिए टाइप, तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक ले जाएगा, ठीक है। तो यू विल गेट अराउंड ये एरिया देखिए कितना है, तो इसका मतलब हमने सब कुछ ठीक कर लिया है। तो
तो जब आपको ये एरिया मिल जाए तो ये आपका ND1 आ चुका है। नाउ इसी तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना है, ND2 कैलकुलेट करना है। उसमें क्या था कि जो आपका D1 आया हो उसमें से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस कर दीजिए, यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर था वो माइनस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं एक बार। मेरा जो D1 आया हुआ था बताइए वो कितना है, 1.27, मतलब दिस नंबर माइनस जो भी इसका, ठीक है यहाँ तक बात। और इसका भी अब आप क्या करने वाले हो, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन से फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। और आपके पास अब ND1 भी होगा, आपके पास अब ND, हाँ बोलो बेटा। हाँ अब बोलो, आप कुछ कह रहे हो बेटा। हाँ हाँ बेसिकली वो ठीक है बेटा, मैं हाँ ठीक है, इस वाले को लिख देते हैं ना। हाँ ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न? ओके, ये जो आपकी ये वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू बेसिकली आपके टेबल को देख कर आई है। तो आपको क्या करना है, जो टेबल रेफ़र करनी है वो स्टैंडर्ड वाली करनी है। तो 1.27 है ना वैल्यू, तो आपको हमेशा जो पहले 2 डिजिट्स होंगे जैसे 1.2, उसके तो आपको ऐसी रो में जाना है जैसे 1.2 है, ठीक है। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ऐसे ही चेक करना है, दोनों ही क्यूमुलेटिव हैं, तो जो वैल्यू निकलेंगे हाँ। इसलिए जो भी आप टेबल रेफ़र कर रहे हो ना, तो ये रिक्वेस्ट है आपसे एक बार उसके ऊपर हेडिंग देख लीजिएगा। कई बार कुछ टेबल्स ऐसी होती हैं जिसमें ऑलरेडी क्यूमुलेटिव होता है, तो 0.5 ऐड करके देती हैं, तो आपको दोबारा अपनी तरफ से 0.5 ऐड नहीं करना उसके अंदर। आ गई हैं तो समझ में अच्छे से? नहीं बेटा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ठीक है तो आपके सेंटर पर अवेलेबल होंगी वो टेबल्स। हाँ बेटा, साइंटिफिक तो अलाउड ही नहीं होगा। चलो ठीक, वैसे तो नॉर्मल एग्जाम्स में होता नहीं है बट लेकिन स्टिल, हाँ चलो अच्छी बात है फिर तो, है ना, आपकी मेहनत बच जाएगी। कुछ और क्वेरी है आपकी किसी की? नहीं? तो जब आपके ND1 और ND2 कैलकुलेट हो जाएं तो बस आपको क्या करना है, उसे इस वाले फॉर्मूले में एंटर करना है। तो जब आप इसमें एंटर करोगे तो देखिएगा S आपको पता होगा, ये नंबर आप कैलकुलेट कर चुके होंगे। E आपको पता होगा, ये नंबर आप कैलकुलेट कर चुके होंगे। और ये R आपको पता होगा, ये T आपको पता होगा, और ये जो E है ये है 2.71। इसकी जो वैल्यू है ये आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी यूजिंग द लॉग कॉन्सेप्ट। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको लॉग आता होगा। अच्छा अलाउड है तो फिर तो बात खत्म हो गई। हाँ तो ठीक है, और देन उसके बाद में इक्वेशन में पुट कीजिए, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है। बेटा उनको बुला लेंगे एक बार किसी को। अच्छा कर दिया है। कब करेंगे? चलो देखते हैं। चलो
ND1 है, ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया लॉग टेबल से। ND2 हम इसी को यूज़ करके निकाल रहे हैं, मतलब ग्राफ से नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, अब बोलो नहीं आप क्या ND कह नहीं रहे है, ये हमारा D1 है, ये गलत लिखा है। नहीं नहीं, ये तो है, आपका D1 है। ये D1 है, इसकी वैल्यू से हम निकाल लेंगे। हाँ वो समझ गया हाँ, सर। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि D2 जो है हम इसकी वैल्यू से यूज़ करके निकाल रहे हैं, हाँ, ग्राफ से नहीं निकाल रहे जो हैं। आपका ग्राफ से D1 मतलब निकलेगा लॉग ना, D1 टेबल। D2 ले लिया, अब इसकी जो वैल्यू आएगी उसको देख के हमें उसमें से ND1 ND2 निकालनी है। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ है ना हमारी, तो नहीं, वहाँ ये तो ये जैसे value डायरेक्ट 0.5 प्लस करके आया था। जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ना, इसी तरीके से जब इसकी कैलकुलेट करके आएगी वैल्यू, उसकी भी लॉग टेबल्स इससे ही नॉर्मल टेबल से ही तो निकाल। उसमें भी 0.5 प्लस करना है हमें। हाँ, 0.5 ऐड करना है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू जो आएगी ना, ये आपकी स्टैंडर्ड वाली है, मतलब सिर्फ यहीं तक का एरिया है। हमें चाहिए दोनों में यहाँ तक, मतलब कंप्लीट चाहिए। ओके ठीक है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा एक्सरसाइज प्राइस है और यहाँ पे हम K को एक्सरसाइज प्राइस ले आए हैं, तो बुक में हमारा K/S है। मैं आपकी बात समझ गया था, आप जो कह रहे थे, लेकिन जो मैंने भी कराया वो ठीक ही कराया। सर मुझे नहीं पता ये कि फॉर्मूला करेक्ट है या वही कंफ्यूजन है, ये करेक्ट है या ये? हाँ, देखो मैं जिस फॉर्मूले को पढ़ा रहा हूँ, ये सर फॉर्मूला वैन अटेंडेंस हॉर्ने से। सर वही है। वैन हॉर्ने इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, ठीक है ना, तो मैं क्योंकि उसी को अब रेफर इन करके। दोनों में से हम अगर अल्टरनेटिव चेंज कर रहे हैं तो हाँ, वैल्यू वैल्यू सेम तो नहीं आएगी। बदलेगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी। नहीं आएगी। तो मैंने जो बताया आप उसको ट्रस्ट करो, भरोसा करो। हमेशा तो यही पढ़ाएगा SYE कॉर्पोरेट साइंस और पिछले वही है ना कि या तो ये wrong है। पिछले सेमेस्टर में भी यही वो विजय सर ने भी SYE ही लिखाया था, स्टॉक प्राइस बुक्स में। स्ट्राइक प्राइस अपॉन में एक्सरसाइज प्राइस। सर अटेंडेंस नहीं दिया आज आपने, अरे हाँ, और सारे बच्चे चले गए, एक दो गए। बेटा दोनों शीट पे करते हैं, एक एक घंटे की। थैंक यू बेटा। Your good name?